हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। चैप्टर है हमारा 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम बोलते हैं ईएमआई। क्या बोलते हैं हम? ईएमआई। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो 9 चैप्टर है, जिसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें समझना है, और वो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये हमको समझना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करना है। तीसरा, इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेटेड जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हमें समझने जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसको समझना जरूरी है? मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना जरूरी है। अब ये जो फ्लक्स वर्ड है ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर में फ्लक्स को पढ़ा है, और वो फ्लक्स था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने सारी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड पढ़ी है, तो वहां पर जो फ्लक्स था वो कौन सा फ्लक्स था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहाँ पर जो सारी चीजें होगी हम पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स है वो हमारा फ्लक्स कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वहां वहां अब क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला भी फ्लक्स का काफी हद तक हमारा सेम आने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था आपका फाई ई, और फाई ई इज इक्वल टू क्या था? ई ए, या आप कह सकते हो फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। यहाँ पर जहां ई है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से। तो हमको समझना है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन किसके लिए यूज है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। बस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां पर हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, यानी किसी सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रही है, या किसी सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइन सरफेस को चीरती हो जाएगी, वही हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी भी फील्ड लाइंस पास होगी वही हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हिंदी में बात करें तो इसको, कि जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर या इस सरफेस को चीरती हुई एक फील्ड लाइन जा रही है, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स कितना हमारा? एक, यानी 1। अगर इस सरफेस को चीरती हुई और इस सरफेस से परपेंडिकुलर अगर ये दो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लिंक करने वाला या इस सरफेस के साथ लिंकेज जो फ्लक्स होगा वो हमारा कितना होगा? 2। अगर 3 फील्ड लाइन जा रही है तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा 3। यानी जितनी भी फील्ड लाइंस किसी सतह को चीरती हुई जाएगी परपेंडिकुलर, वही हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और कौन सी फील्ड लाइंस है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ सरफेस, ये क्या हो गया हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसकी डेफिनेशन को हिंदी में लिखना चाहो, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई बी से। इसे फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। जैसे कि ये हमारी एक सतह है या एक सरफेस है,
जैसे कि ये एक सतह है हमारे पास या एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को चीरती हुई या इससे परपेंडिकुलर जितनी भी फील्ड लाइंस जाएगी वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स। वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 है। कितनी है, 7 है। पर हमारा फ्लक्स 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि सरफेस को चीरती हुई परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर और इस सरफेस को चीरती हुई जितनी फील्ड लाइन जाएगी वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 यानी 1 2 3 और 4, तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया, तो फ्लक्स हमारा हो गया 5b और 5b इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी भी फील्ड लाइंस पास होगी वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर हमने बना दी जैसे ये एक और फील्ड लाइन इस सरफेस को चीरती हुई जा रही है, ये एक और फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इसको चीरती हुई जा रही है, तो अब देखो अब फ्लक्स कितना होगा, तो अब फ्लक्स होगा 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो जितनी भी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को चीरती हुई जाएगी वही हमारा क्या है, फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स है, अगर ये फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स हमारा कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। और अगर ये फील्ड लाइंस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर ये जो फ्लक्स होगा वो हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में डिफरेंस किस चीज का, तो सिर्फ फील्ड लाइंस का डिफरेंस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और किस सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रही है तो जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होगी सरफेस से वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो किसी सरफेस से या किसी सतह से परपेंडिकुलर पास हो रही है तो जितनी फील्ड लाइंस पास होगी वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अगर नॉर्मल बेसिक अगर फॉर्मूले की बात करें तो बेसिक फॉर्मूला फ्लक्स का क्या है था, तो बेसिक फॉर्मूला था EA। क्या था, EA। वैसे यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें डिराइव करना है। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो आप देखो यहाँ पर। जैसे कि ये एक एरिया है, ये क्या है, एक एरिया है। एरिया कितना है, एरिया यानी कितना क्षेत्रफल है इस सरफेस का या इस सतह का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा होगा और या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा, जब फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस निकल रही है, जैसे ये फील्ड लाइंस, बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही है। बस हम इतनी फील्ड लाइंस बनाते समझने के लिए काफी हमारे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपसे पूछा गया है, ये पॉइंट है P1। इस P1 पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने मेजर की और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E1 आ गई। दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो दूसरा पॉइंट ये रहा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आई, E2 आई। और ये पॉइंट कौन सा है, हमारा P2 है। और एक पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट का नाम क्या है, P3। और P3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट की वो कौन सी की, E3 की। अब आपसे पूछा कि इन तीनों फील्ड लाइन में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सी है, E1 स्ट्रॉन्ग है, E2 स्ट्रॉन्ग है या E3 स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा कॉमन सेंस कहता है चार्ज के यानी बिल्कुल पास है यानी E3 स्ट्रॉन्ग होगी। पर इसको हमने क्या समझा था, तो हमने समझा था कि जैसे ये है हमारी E3, ये है हमारी E2, ये है हमारी E1, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी। तो हमने एक रिंग यहाँ पर ड्रॉ की, ये रिंग ड्रॉ की। इस रिंग के अंदर कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 2 फील्ड लाइंस आ रही है। कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 2 फील्ड लाइंस। यानी इस रिंग के साथ लिंक होने वाला यानी लिंकेज जो फ्लक्स है वो 5b और 5b इज इक्वल टू कितना है, कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 2 आ रही है, तो कितना हो गया फ्लक्स, 2 आ गया। सेम साइज की रिंग अगर यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सेम साइज की रिंग हमने ड्रॉ की, ये सेम साइज की रिंग ड्रॉ की। तो यहाँ पर इस रिंग के साथ रिंग का एरिया कैसा है, कांस्टेंट है। एरिया कैसा रखा हमने, नियत रखा। अगर एरिया हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेज जो फ्लक्स है वो कितना है, तो यहाँ पर जो लिंकेज फ्लक्स है 5b वो कितना है, 1 2 और 3, तो फ्लक्स कितना आ गया। सेम साइज की रिंग हमने यहाँ पर ड्रॉ की
तो यहाँ पर अगर सेम साइज की रिंग हम ड्रॉ करेंगे तो हमने देखा कि लिंकेज जो फ्लक्स है वो यहाँ पर कैसा है, ज्यादा है, और वो फ्लक्स कितना है 5B = 4। और हमने पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी, जहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी, क्राउडिंग का मतलब भीड़, यानी फील्ड लाइंस कैसे होगी, बहुत पास पास होगी, यानी जैसे ये 3-4 फील्ड लाइंस है, जैसे ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है और ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस कैसे दूर दूर है, यानी फील्ड लाइंस कैसी होगी, पास पास होगी, यानी यहाँ पर फील्ड लाइन की क्राउडिंग कैसी है, ज्यादा है। तो जहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी, जहां पर फील्ड लाइंस का घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, फील्ड लाइंस जहां बहुत पास पास होगी, वहां पर फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो देखो यहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पर थोड़ी सी पास पास है, और यहाँ पर और पास पास है। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी है, और पास पास है। तो जहां पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होगी, वहां पर फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। तो हम कह सकते हैं E1, E2 और E3 में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वो कौन सी होगी, E3 जो होगी वो हमारी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद E2 स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके बाद E1 होगी। यानी E1 से E2 और E3 कैसे ज्यादा है, और E2 से कौन ज्यादा, E3, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, E3, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग कैसी है, ज्यादा। सेम साइज में कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, तो सेम साइज की रिंग के अंदर 4 फील्ड लाइंस आ रही है, जबकि यहाँ पर भी रिंग का जो एरिया कैसा सेम है, पर फील्ड लाइंस कितनी है, 3 है। यहाँ पर भी फील्ड का एरिया, जो रिंग का एरिया वो कैसा है, सेम है, पर फील्ड लाइंस कितनी है, 2 है। यानी फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पास पास है, यहाँ और ज्यादा पास है। तो जहां क्राउडिंग होगी, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमको यहाँ पर यह समझना है कि जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या फील्ड पे डिपेंड करता है या नहीं करता, फील्ड पे डिपेंड करता है या नहीं करता। अगर हम फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा वो चीज हमें देखनी है। तो जैसे कि हमने देखा कि शुरुआत में हमारा यहाँ पर जो फ्लक्स था वो फ्लक्स कितना था, एरिया को हमने कांस्टेंट कर दिया, एरिया अब हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, यानी एरिया कितना है, ए एरिया। अब इस ए एरिया के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स कितना है, तो लिंकेज फ्लक्स कितना है, 1, 2, 3 और 4, यानी फ्लक्स कितना है, 4 है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्या कर दिया हमने, फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। और फील्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं वो तो आप जानते हो कैसे करते हैं, तो क्राउडिंग या भीड़ भाड़ ज्यादा कर लेंगे, यानी फील्ड लाइंस की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और फील्ड लाइंस की डेंसिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं, तो इंक्रीज कैसे, फील्ड लाइंस को पास पास कर दो, यानी एक और फील्ड लाइंस आ गई, एक और फील्ड लाइंस इन दोनों के बीच में आ गई, और इन दोनों के बीच में भी एक और फील्ड लाइंस आ गई। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्राउडिंग को बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर भीड़ भाड़, फील्ड लाइंस को पास पास कर दिया। जैसे हम फील्ड लाइंस को पास पास करते हैं, हमने देखा लिंकेज फ्लक्स कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी फ्लक्स कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, 7 हो गया। तो हमने क्या किया, एरिया जो है उसको हमने क्या रखा, कांस्टेंट, एरिया को हमने कांस्टेंट रखा, एरिया को कांस्टेंट रखा। और फील्ड को हमने क्या किया, तो फील्ड को इंक्रीज किया, यानी फील्ड को क्या किया हमने, स्ट्रॉन्ग किया। तो अगर फील्ड को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमने क्या देखा, जो हमारा फ्लक्स है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिल गया, और वो रिलेशन क्या है कि 5B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, 5B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, यानी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी फ्लक्स हमारा उतना ज्यादा होगा। ये पहला रिलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमें क्या समझना है इसमें, तो दूसरा ये समझना है और फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे अभी तो हमने देखा कि फ्लक्स हमारी फील्ड पे डिपेंड करता है, अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जो फ्लक्स होगा हमारा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन हमें देखना है कि अब हमने क्या कर दिया कि जैसे ये फील्ड है हमारी, फील्ड को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, मान लो कांस्टेंट कर दिया, वैसे ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है, पर कांस्टेंट कर लिया फील्ड को हमने, जो फील्ड हमारी थी एज इट इज फील्ड है। अब हमने क्या कर दिया, ये जो सतह है या जो ये सरफेस है इसका एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, एरिया हमने इंक्रीज कर दिया। यानी पहले इसका एरिया कितना था, A था, तो अब हमने क्या कर दिया, इसका एरिया 2A कर दिया। क्या कर दिया हमने, 2A कर दिया। ये
अब हमने क्या कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया। अब एरिया इंक्रीज कर दिया तो हमने देखा कि पहले ये वाली जो फील्ड लाइंस थी, यानी ये जो बंडल था फील्ड लाइंस का, ये तो आउटसाइड से जा रहा था, यानी हमारी सरफेस से पास नहीं हो रहा था। और अब जैसे ही हमने सरफेस का एरिया इंक्रीज कर दिया, ये वाली फील्ड लाइंस भी, ये जो इतनी फील्ड लाइंस है वो भी हमारे सरफेस से या हमारे एरिया से परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो देखो कि यहाँ पर अब जो लिंकेज फ्लक्स है वो कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यानी अब जो फ्लक्स हो गया हमारा, वो फ्लक्स कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। तो हमने एक कंक्लूजन और निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला हमने, कि अगर हम फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज होता है, और अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो भी फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से एक दूसरा रिलेशन हमें मिला, ये हमारा पहला रिलेशन था। और ये जो दूसरा रिलेशन हमें मिला वो क्या था, कि जो फ्लक्स है हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हुए हमने फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया, और फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, BA। क्या बन गया, BA। तो BA क्या है, हमारा फ्लक्स है, यानी फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, यानी जितनी फील्ड और जितना एरिया, एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे फील्ड या फील्ड का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया, वही हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी भी फील्ड लाइंस पास होगी वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब आपको एक चीज और देखनी है, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने बनाया, ये सामान्य फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फ्लक्स का। और फ्लक्स का ये फॉर्मूला किस डेफिनेशन पर आधारित है, तो ये जो डेफिनेशन हमारी पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस, इस डेफिनेशन पर आधारित है। अब जरूरी नहीं कि हर बार फील्ड लाइंस हमारी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं है। कभी हो सकता है कि जो सरफेस हो और फील्ड लाइंस हो, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो, यानी जो फील्ड लाइंस जा रही है वो हमारे सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं हो, किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, तब हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे करते हैं, कैसे नहीं, देखो यहां से ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना है, ए क्या है, इसका एरिया। और ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर आपको बताया है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा हमारा सरफेस से कैसा होता है, नॉर्मल। अगर ये सरफेस है, इसका ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमारा सरफेस से हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये है हमारा ये एरिया वेक्टर, और ये है हमारा फील्ड वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। और जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस के साथ लिंक होगी या सरफेस से पास होगी, वही हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। पर यहाँ पर फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, यानी इस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इस केस में हम फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फ्लक्स का जो सामान्य फॉर्मूला हमने बनाया वो क्या, phi b = BA। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यानी फील्ड वेक्टर है, इस फील्ड वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाते, क्या बनाते, दो कंपोनेंट, या हिंदी में बात करें जिसके दो घटक बनाएंगे। एक घटक होगा थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पर जो घटक होगा उस घटक का नाम होगा b cos थीटा। क्या होगा, b cos थीटा। और जो दूसरा घटक होगा वो पहले वाले घटक से कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और वो कौन सा हो जाएगा, हमारा b sin थीटा। क्या होगा, b sin थीटा। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है या फील्ड वेक्टर है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वन इज b cos थीटा एंड अदर इज b sin थीटा। ठीक है, अब ये जो b cos थीटा है वो हमारे सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है। कैसा है, सरफेस से परपेंडिकुलर है। जबकि b sin थीटा वो सरफेस से ऐसे जा रहा है, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, सरफेस को ऐसे बाहर से जा रहा है, यानी b sin थीटा हमारे फ्लक्स में पार्टिसिपेट
नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा फ्लक्स में? तो फ्लक्स में वही फील्ड पार्टिसिपेट करती है जो सरफेस से कैसी पास हो, परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो बी कोस थीटा है वो कैसा जा रहा है? सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहा है। सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहा है तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? बी कोस थीटा। तो अब हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5b, और 5b इज इक्वल टू बी की जगह क्या भी रखेंगे? तो बी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, बी कोस थीटा और बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? बी कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी कोस थीटा। एरिया कितना है? तो इस सरफेस का एरिया कितना है? ए, तो ये आ गया ए। तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया? बी कोस थीटा ए। और इसी फॉर्मूले को अगर हम सही से लिखेंगे तो 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ए कोस थीटा। क्या हो गया? बी ए कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? हमारा डॉट प्रोडक्ट है, या जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। तो 5b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? बी यानी फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये आ गया हमारे फ्लक्स का नया फॉर्मूला। ये सामान्य बेसिक फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला हमारा कौन सा हो गया कि जब फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं हो तब हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे हर जगह काम आएगा, चाहे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो तो भी, और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हो, किसी एंगल से इंक्लाइंड हो, तब भी ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है फ्लक्स का। अब फ्लक्स ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो जो फ्लक्स है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? तो फ्लक्स हमारी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। अगर फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी बी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। एरिया, एरिया की जो हमारी यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हमारी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। किसकी? एसआई यूनिट हो जाएगी फ्लक्स की। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर है। अगर आपसे क्वेश्चन में हो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो, वेबर भी हो, तो आपको दोनों करेक्ट करना है, क्योंकि दोनों सही है। टेस्ला मीटर स्क्वायर और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया? जनरल इंफॉर्मेशन होगी। किसके बारे में होगी? फ्लक्स के बारे में होगी। ठीक है, तो फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? फील्ड पे डिपेंड करता है। फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। एरिया को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स कोई नई चीज नहीं है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सरफेस से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास हो रही है उन्हीं का नंबर है। जितना नंबर है वही क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या कर दिया? डिराइव कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस फ्लक्स के रिलेटेड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हाँ, तो हमको देखना है ये तीन जो प्रॉब्लम्स है आपके सामने, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है बी ए कॉस थीटा। क्या है? बी ए कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि हमें थीटा निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए? थीटा निकालने हमें आना चाहिए। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट केस में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकालेंगे हम, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा 5b, और 5b इज इक्वल टू जो है यहाँ पर फॉर्मूला है बी ए कोस थीटा। यहाँ पर थीटा निकालो। थीटा कितना है? तो फील्ड वेक्टर बी और एरिया वेक्टर ए दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। दोनों कैसे? पैरेलल है, या एक ही लाइन में है दोनों। इन दोनों के बीच में जो थीटा हो जाएगा वो थीटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो cos 0 इज इक्वल टू होता है 1। तो जो फ्लक्स होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी ए। तो फर्स्ट में हमारा फॉर्मूला आया बी ए। ये फर्स्ट का आंसर आ गया बी ए। ठीक है, सेकंड में हमें देखना है, सेकंड वाले में हमें देखना है कि ये हमारा फील्ड वेक्टर है, ये फील्ड वेक्टर है, ये हमारा एरिया है, और ये एरिया वेक्टर है, और ये हमारा क्या है? फील्ड वेक्टर। तो फील्ड वेक्टर बी और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का ये जो एंगल है, क्योंकि ये जो थीटा हमारा एंगल है वो एंगल किन किन के बीच का है? तो ये जो थीटा एंगल है वो एरिया वेक्टर ए और फील्ड वेक्टर बी के मध्य है। तो एरिया वेक्टर ए ये रहा और फील्ड वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल कितना? 60 दे रखा है। तो यहाँ से थीटा कितना दे रखा है? तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन
cos 60 इज इक्वल टू 1/2। कितना cos 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो cos 60 अगर 1/2 है यानी इसकी वैल्यू 1/2 है, तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे तो फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स आ गया हमारा BA/2। कितना आ गया BA/2। तो फर्स्ट का आंसर कितना था BA था, सेकंड का जो आंसर हमारा कितना है BA/2 आ गया। कितना आ गया, चारों में से कौन सा आंसर है BA/2 यानी बी राइट है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये जो थर्ड है, थर्ड के अंदर देखना हमें कि ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये फील्ड वेक्टर है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं 60 दे रखे 60 रख देते हैं, पर ये 60 नहीं है क्योंकि ये इफेक्टिव एंगल नहीं है। इफेक्टिव एंगल यहाँ पर हमारा एंगल कौन सा है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये है हमारा फील्ड वेक्टर और ये है एरिया वेक्टर, यानी दो वेक्टर है। जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो दोनों के मध्य का एंगल कौन सा होता है, दोनों वेक्टर, ये इस वेक्टर का हेड है और ये क्या है टेल है, इस वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है। जहां पर दोनों के टेल मिल रहे हैं वही हमारा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये है हमारा फील्ड वेक्टर और ये है हमारा एरिया वेक्टर, दोनों का टेल कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा इफेक्टिव एंगल होगा। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, तो ये कितना आ गया 120। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू अगर हमारी आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 120, और अगर थीटा कितना है 120 डिग्री है तो cos 120 इज इक्वल टू कितना होता है -1/2। कितना होता है -1/2। तो फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो 5b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -BA/2। कितना आ जाएगा -BA/2, ये आ गया -BA/2 आ गया। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन थे, इसमें आपको सिर्फ एंगल की पहचान करने आना चाहिए। एंगल कौन सा होगा, तो एंगल बी और ए के मध्य जो एंगल होगा वही एंगल हमें फॉर्मूले में रखना है, दूसरा एंगल नहीं। जैसे यहाँ 60 रख दिया, यहाँ पर कोई दूसरा एंगल रख दो, ऐसा नहीं। जो एंगल होगा बी और ए के मध्य वही एंगल की वैल्यू हमें रखनी है। यहाँ पर फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है। कहाँ पर, ये रहा BA/2। BA/2 पॉजिटिव क्यों आया, क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि 60 डिग्री एक्यूट एंगल है, लेस देन 90, और लेस देन 90 डिग्री पर cos थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री पर cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तीन केस थे अलग अलग, तीन केस को आप समझ चुके होंगे। अब इसमें देखना है एक दो तीन स्पेशल केसेस देखने आपको कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा। तो देखो कि ये वाला एक केस ये ले लो कि जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो, पैरेलल हो। एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो, पैरेलल हो, तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अगर एंगल 0 हो गया तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा BA, और फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। कौन से केस में, जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो, पैरेलल। अगर फील्ड वेक्टर, या हम पहले एरिया वेक्टर लिखे फील्ड वेक्टर लिखे, एक ही बात है। एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो, एंटी पैरेलल हो। कैसे हो, एंटी पैरेलल हो। तो अगर एंटी पैरेलल का मतलब क्या आ गया, अगर फील्ड वेक्टर इधर है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तभी तो कैसा होगा, एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल है तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो 5b हमारा कितना हो जाएगा -BA, यानी जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मिनिमम। कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। एक थर्ड केस होता है, थर्ड केस कौन सा है कि जैसे ये है हमारा एक एरिया है, ये एक फील्ड लाइंस जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एरिया यानी ऐसे रखा हुआ एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अगर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो cos 90 अगर 0 रखेंगे तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 5b हमारा कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो, पैरेलल हो। फ्लक्स मिनिमम कब होता है, तो जब हमारा फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हो, एंटी पैरेलल हो। और फ्लक्स 0 कब होता है, तो जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो फ्लक्स हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो ये सारी चीजें हमने फ्लक्स के बारे में जो बेसिक प्रॉब्लम थी, न्यूमेरिकल्स जो छोटे छोटे बनते हैं वो भी हमने देख लिए। अब अगर आपसे कोई बड़े न्यूमेरिकल फ्लक्स के बारे में पूछे जाए तो वो भी आप बता सकते हो। अब एक और चीज यहाँ पर छोटी सी जनरल चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आप जानते हो, दोनों के बारे में आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। नेगेटिव पे जाके क्या होती है, टर्मिनेट, यानी पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक बाहर मैग्नेट है हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, यानी नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में जाती है। पर यहाँ पर साउथ में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकल के माइनस पर आके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वैसे वैसे ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर आती है, पर साउथ पर आके खत्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, और साउथ से वो फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ की तरफ। यानी मैग्नेट के बाहर अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के इनसाइड अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हो जाती है, इसलिए इस फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फील्ड लाइंस बोलते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर जाती है, फिर साउथ से कहाँ पे जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। यानी ये एक तरह का कौन सा लूप बनाया, एक तरह का क्लोज्ड पाथ बनाया, एक क्लोज्ड लूप बनाया। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस, क्योंकि ये एक तरह का कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो ये इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच का एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों में सारी चीजें सेम है, जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर ये इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि वो एक तरह का कंटिन्यूअस लूप बनाती है, ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा, फ्लक्स के यानी फ्लक्स कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हमने देखी। फ्लक्स के रिलेटेड जो छोटे छोटे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखे, ठीक है। 3 केस देखे कि पैरेलल में क्या होता है, एंटी पैरेलल में क्या होता है, और परपेंडिकुलर में क्या होता है। इसके बाद हमने फील्ड लाइंस के बारे में देखा। आई होप आप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ इसमें डाउट आता है या कुछ क्वेश्चन आपके हैं तो आपको ये जो वीडियो हमारे किस ग्रुप में किस यूट्यूब चैनल पर होगा वो तो मुझे नहीं अभी से आइडिया नहीं है, पर जिस भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे के जो भी वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर के वो आपको उसी चैनल पर मिलेंगे। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा कहीं कहीं पर, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट है वो वहां उससे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। आज का जो बेसिक टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट होगा हम फेराडेज लॉज पढ़ेंगे, लेंज लॉज पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसको डिटेल्स हम समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही पर खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।